डमड 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 डमन निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। ये है हमारी हुडी और यह है शिव जी के तांडव रूप का वर्णन करने वाली हुडी है, जिसको आप हमारे अर्पण मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर खरीद सकते हैं। और क्या है अर्पण पर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। यह आपको बताती है सारे धर्मों और मजहबों का, विशेषकर धर्मों और मजहबों के बीच का अंतर एक वैज्ञानिक नैरेटिव में। और ये पुस्तक अब अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, आपको उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सूत्रों से समाचार आ रहा है कि कतर ने यह निर्णय कर लिया है कि हमारे 8 जो नेवल ऑफिसर्स हैं जो वहाँ कतर की जेल में क़ैद हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। आपको ध्यान है कि यह बात हम आरंभ से कहते आ रहे हैं और हम ये बता रहे हैं आपको कि ये किस प्रकार से किया गया। कई लोग जो हैं जो इसको बावेला मचा रहे थे और जो कह रहे थे कि देखिए भारत को तो कतर जैसे ने झुका दिया एक बार फिर से। तो भाई कतर जैसे ने झुकाया जो था तो वह आप भूल गए कि जिसको आप झुकाना कह रहे हैं उसमें एक कार्यक्रम में बहुत सारे पेच और आने बाकी हैं। भारत तो पाकिस्तान जैसे ने जब कुलभूषण जाधव को अगवा करके अपने यहाँ रख लिया तब उसको तो जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक लड़ाई की, तो ये कतर वाला मामला तो बहुत ही छोटा सा था। तो कतर में, क्योंकि कतर के ऊपर हमारे बहुत सारे लिवरेजेस हैं। और दूसरी बात यह है कि कतर जो है वो भारत को दुश्मन मुल्क मान के नहीं चलता है। पाकिस्तान के साथ समस्या ये है कि पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान को दुश्मन मुल्क ना माने तो उसका जो निर्माण हुआ था वही एक प्रकार से संदेह की धारा में आ जाएगा, संदेह के दायरे में आ जाएगा। उसके लिए तो अत्यंत आवश्यक है, जिस दिन वह भारत को दुश्मन मानना बंद कर देगा उस दिन ये कहा जाएगा कि भाई फिर तुमने ये पाकिस्तान बनाया ही क्यों। इसलिए उसके लिए तो ये अत्यंत आवश्यक है, इसलिए वो सारे कार्य दुश्मनी के हिसाब से करता रहता है। उसके जो राजनेता है वो लगातार बोलते रहते हैं। लेकिन कतर के साथ ऐसी समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि कतर के साथ किसी प्रकार का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनके पास कोई एहसास कमतरी या हीन भावना नहीं है। वो अपने अरब वाले जो अस्तित्व है, जो उनकी जो अरबी पहचान है उसमें वो पूरी तरह से सहज है, कंफर्टेबल है। They are comfortable with their Arab identity। इसलिए यह समस्या उनके साथ नहीं है। लेकिन जो समस्या उनके साथ है वो ये है कि उनकी जो वर्तमान लीडरशिप है, जो उनका वर्तमान नेतृत्व है, वो अपनी चौधराहट इधर उधर वो इस्लाम के नाम पर करता रहता है और बहुत सारे आतंकवादी संगठनों को इधर उधर सहायता देता रहता है। लेकिन ऐसा कोई भी आतंकवादी संगठन उसमें से नहीं है जो भारत में कार्य करता हो। उनके सारे के सारे जिनको भी वो सहायता करता है वो या तो मध्य एशिया में कार्य करते हैं या फिर वो यूरोप में कार्य करते हैं। मैं कहूँगा पश्चिम एशिया में काम करते हैं। मध्य एशिया तो सेंट्रल एशिया हो गया, तो वेस्ट एशिया में काम करते हैं, मिडिल ईस्ट जिसको बोलते हैं, मध्य पूर्व, या फिर वो कार्य करते हैं यूरोप में। तो ये जो कार्यक्रम हुआ था इसका भी पलीता जो लगाया गया था वो पाकिस्तानियों द्वारा ही लगाया गया था कि पाकिस्तानियों ने ही ये किसी प्रकार से ये समाचार जो है वो लीक किया। क्यों? क्योंकि उनको कुलभूषण यादव वाला जो है एक प्रकार से उसका कोई जस्टिफिकेशन चाहिए था। तो उस जस्टिफिकेशन के लिए, ये बताने के लिए कि भारत तो इस तरह के कार्य करने का आदी है, उन्होंने यह कार्यक्रम कतर के साथ किया। लेकिन भारत ने बहुत ही सरलता और सहजता से अपनी डिप्लोमेसी की सहायता से और जो दूसरे और लिवरेजेस हैं जिनके बिना कतर का काम नहीं चल सकता, एक तरफ से तो उनको उपयोग में लिया। याद दिला दें आपको कैसे? कभी देखिए डिप्लोमेटिक लेवल पे तो जो बातचीत होती है वो होती है, उसके अतिरिक्त अचानक दवाएं जो जा रही थी कतर को, जिन दवाओं के बगैर कतर का काम नहीं चलना था, उनकी दवाओं के जो डिस्पैच, उनकी जो डिलीवरी थी उसमें अचानक विलम्ब होने लगा। और विलम्ब क्यों होने लगा? क्योंकि समस्याएं थी, लॉजिस्टिक्स की समस्याएं थी।
अरे देखिए भाई, जो लिखत पढ़त होती है और जो पेपर वर्क होता है उसकी समस्याएं आने लगी, और उसकी समस्या से पता चला कि 2-3 महीने तक कतर में ज़रूरी दवाओं की आपूर्ति ही रुक गई। तो जब दवाओं की आपूर्ति रुक गई तो फिर कतर के सामने समस्या आई कि भाई ये दवाइयाँ और कहाँ से मंगाएं। तो दवाइयाँ पता चले बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं, जीवन रक्षा औषधि जो हैं, वो भारत से ही आती है। यानी भारत से कैसे आती हैं, आप ये देखिए, जो एपीआई है जो चाइना से हम लेते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि भाई चाइनीज़ एपीआई के बिना भारत का काम नहीं करेगा, भारत की जो पूरा का पूरा जो फार्मा इंडस्ट्री है वो ठप हो जाएगी। पहले ये जान लीजिए कि भारत से ही जो एपीआई के इंग्रेडिएंट्स हैं वो भारत से चाइना जाते हैं, वो एपीआई बनाते हैं, फिर यहाँ आकर जो ड्रग्स बनती हैं, जो दवाइयाँ बनती हैं, वो चाइना को भी एक्सपोर्ट होती हैं। तो चाइना हमारा फिनिश प्रोडक्ट लेता है, पूरी दुनिया हमारी फार्मा इंडस्ट्री का फिनिश प्रोडक्ट लेती है। इसलिए भी लेती है कि वो सबसे सस्ती हैं। आप ये देखिए कि आधी से ज़्यादा दवाइयाँ जो बन रही हैं वो पश्चिम में, यूएस में, वो भी भारत से जा रही हैं। तो दवाइयाँ रुक गई। फिर जो आपका फूड ग्रेन्स है वो रुकने लगे। अब भाई आपको देखो, फूड ग्रेन्स तो ऐसा एक तत्व है, ऐसी एक चीज़ है जिसको आप आसानी से किसी भी प्रकार सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते। गेहूँ आता था, तो गेहूँ पहले यूक्रेन इत्यादि निर्यात किया करते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन वो गेहूँ जो है वो रुक गया था। तो भाई गेहूँ वाला मामला जो है वो भारत के अतिरिक्त तो और कहीं से आ नहीं सकता। चावल सबसे अधिक यदि किसी के पास सरप्लस था तो वो भारत के पास था। आपको पता है कि हमारी एफसीआई के गोडाउन इतने भरे हुए हैं कि हमें समस्या हो रही है कि हम उनका करें क्या। तो हम तो उसको एक्सपोर्ट ही करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट मार्केट अभी ठीक चल रहा है, प्राइस भी ठीक है। हमारा जो एफसीआई के गोडाउन्स में जो माल भरा हुआ है वो थोड़ा महंगा वाला है ना। ये हमारा जो सारा का एमएसपी का जो चक्कर है, उस चक्कर में बहुत महंगे रेट पे हम ख़रीदते हैं इन फूड ग्रेन्स को, ये सारे अनाज को। तो इसके एक्सपोर्ट की प्राइस ठीक होती है जिस समय ठीक है तो वो अच्छा रहता है, निर्यात भी अच्छा होता है, निर्यात का उससे जो है वो फ़ायदा भी होता है। तो ये सब जो लीवरेजेस थे वो भारत ने अपनाने आरंभ कर दिए बिना हल्ला गुल्ला किए, और हम लगातार उनके बारे में आपको बताते रहे। उसके साथ भारत ने जो गैस के लिए जो डिपेंडेंस थी कतर के ऊपर, उसके लिए उसने दूसरे मीन्स अपनाने आरंभ कर दिए। रशिया से गैस आरंभ कर दी, वेनेजुएला से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, मोज़ाम्बिक में गैस फील्ड ख़रीद ली। तो फिर कतर को दिखाई पड़ने लगा कि भाई ये तो मामला टेढ़ा पड़ने वाला है। एक चीज़ ये एक लेवल पे काम हुआ। उसके बाद फिर आपको पता है कि 2 दिसंबर को भारतीय प्रधानमंत्री और कतर के अमीर के बीच में भेंट हुई यूएई में, अमीरात में। और अमीरात में जब उनकी भेंट हुई तो भाई आपको पता है मोदी जी जो हैं वो मंत्र जो है वो तो फूंकना जानते ही हैं। तो उन्होंने बड़े प्रेम से कतर के अमीर से, क्योंकि आप ये देखिए एक थोड़ी सी एडवांटेज है जो अथॉरिटेरियन जो आपके जो डिक्टेटरशिप वाले जो देश हैं उनमें ये होती है कि भाई डिक्टेटर जो है वो सब कुछ कर सकता है। तो आप डिक्टेटर को थोड़ा सा संभाल लो तो उसके बाद फिर सब कुछ संभल सकता है। तो डिक्टेटर को संभाल लिया मोदी जी ने। वो मोदी जी ने उसको जब संभाल लिया तो उसने फिर जैसे ही वापस गया तो उसके बाद फिर हमने आपको रिपोर्ट किया था। हमने रिपोर्ट किया कि भाई पहले वो रहते थे काल कोठरी में, फिर काल कोठरी से उनको डबल बेड में शिफ्ट कर दिया गया। फिर डबल बेड से शिफ्ट करने के बाद जो है वो उनको बाहर निकलने की आज़ादी दे दी गई, और फिर उसके बाद पूरे के पूरे उनको बैडमिंटन खेलने, और बैडमिंटन खेलने के साथ साथ जिम, स्पा, पूरी तरह से एक क्लब की तरह उनको क्लब में रख दिया गया एक तरह से, और सारी क्लब फैसिलिटीज़ दे दी गई। और अब समाचार ये आ रहा है, सूत्रों के माध्यम से आ रहा है। देखिए हमारे सूत्र बड़े विश्वस्त होते हैं, आप देख ही रहे हैं कि ये सूत्रों के माध्यम से भी ये समाचार आ गया है कि कतर के अमीर ने भारत को यह बता दिया है, सूचना भेज दी है कि भाई हम इनको छोड़ रहे हैं। अब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है, वो भी हो जाएगा, क्योंकि भाई इनको तो छूटना ही था। क्यों?
अब हम ये कह सकते हैं कि भाई हम जो है वो चौड़े में ये कह सकते हैं कि देखिए हमने क़तर को दबा लिया, लेकिन ये ना भूलें कि ये क़तर जो है वो ऐसे नहीं दबा है। किसी को भी दबाने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरह के उपाय करने पड़ते हैं। खाली एक ही तरह का उपाय करके खाली धमकी से भी काम नहीं चलता। अरे भाई आप धमकी दोगे, ज़्यादा धमकियां दोगे और उसको भी पब्लिक में धमकी दोगे तो फिर वो भी, उसकी भी जो है वो एक अहंग होता है। उस अहम से वो फिर अगर उसका अहम चोटिल हो जाए तो फिर वो अहम चोटिल होके फिर वो जो है वो अड़ सकता है कि ठीक है कर लो कुछ भी, हम तो यही करेंगे। भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने बड़ी ही बैलेंस्ड, बड़ी ही संतुलित नीति का अनुपालन किया और उस संतुलित नीति के माध्यम से अपने 8 नेवल ऑफिसर्स को, जो कि पाकिस्तानी षड्यंत्र का शिकार बने थे, उनको संभाल लिया। इसमें एक और भी बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें इजराइल ने भी सहायता की। इजराइल ने क्या सहायता की? इजराइल ने सहायता ये की कि वो वैसे भी क़तर को धमकी दे चुका है कि भाई हम तुम्हारे यहाँ घुस के मारेंगे, चुपचाप, ओपन में नहीं। और क़तर को पता है कि वो घुस के मार सकता है। दूसरी बात, इजराइल ने कहा कि हमें 1 लाख व्यक्ति जो है वो भारत से चाहिए, 1 लाख। अब हम अरबों को अपने यहाँ नौकरी नहीं देंगे। इन्होंने ही जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। वो गज़ा वाले ही थे जिन्होंने वहाँ आपके जो साउथ इजराइल का जहाँ पर वो जाते थे नौकरी करने, गज़ा से निकल के, उन्होंने ही सारे भेद दिए, उन्होंने ही सारे नक्शे बनवाए, उन्होंने ही सारे टारगेट चूज़ किए। तो इसलिए उन्होंने, इजराइल वालों ने कहा कि अब हम किसी अरब को, किसी गज़ा वाले को, किसी फ़िलिस्तीन वाले को, किसी को यहाँ इजराइल में काम करने नहीं आने देना चाहते। भारत से कहा, भारत ने मान लिया। देखिए अब हरियाणा में तो रिक्रूटमेंट भी आरंभ हो गया और क़तर से बहुत सारे लोग जो हैं वो लाइन में लग गए कि भाई यहाँ नहीं रहना हमको, हम तो इजराइल में जाएंगे, वहाँ कम से कम हमें अधिकार तो मिलेंगे, नागरिक अधिकार तो मिलेंगे, कम से कम हमें ये तो एक आशा रहेगी कि भविष्य में हम वहाँ के नागरिक भी बन सकते हैं, और नागरिक नहीं भी बने तो वहाँ हमारे पास सारे के सारे जो प्रजातांत्रिक अधिकार हैं जो हमें भारत में मिलते हैं वो वहाँ मिल सकेंगे ना। क़तर में तो वो दूसरे दर्जे के नागरिक हैं क्योंकि वहाँ शरीयत चलती है। शरीयत में गैर मुसलमान जो है वो दूसरे दर्जे का नागरिक होता है, वो ज़िम्मी होता है। तो भाई कौन ज़िम्मी रहना चाहता है? हर व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र और बराबरी का अधिकार चाहता है, स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार चाहता है। तो इन सारे मामलों से क़तर जो है वो एक प्रकार से कहें कि रास्ते पर आ गया है। कुछ लोग कहते हैं कि घुटनों पर आ गया है, लेकिन भाई हम इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहते क्योंकि अंततः अभी तो हमारे जो 8 हैं वो उनके कब्ज़े में है और उनको छूटना है। तो इसलिए हम क़तर के साथ बहुत ही सहृदयता का व्यवहार करना चाहते हैं कि हाँ भाई अमीर साहब, अमीर थानी, आप इनको छोड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। भारत से रिश्ते ठीक ही रखने में आपने अपनी सहृदयता समझी या आपने उसको अपने इंटरेस्ट में समझा, आपके हितों में भारत से संबंध रखना आपने उचित समझा, उसके लिए आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।